ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना। तो हाँ ऐसे लिख लो, इट इज सम ऑफ है ना ऑल एनर्जी, सम एस यू एम, सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना। अब ऐसे कौन कौन सी एनर्जी होंगी? ग्रेविटी नहीं, हाँ न्यूक्लियर, है ना। फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी बोलते हैं, है ना, लेकिन वो, या पोटेंशियल एनर्जी प्लस, हाँ। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है, इसमें अब जैसे अब आप उधर फिजिक्स में पढ़ोगे ये सब, है ना, इसमें 3-4 टाइप की एनर्जी इंक्लूड होती है ना, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, ऐसे सब ये एनर्जी का काम होता है। ठीक है, तो है ना, ई रोटेशनल एनर्जी प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई, है ना, ऐसे ही है। तो ये जितनी भी एनर्जीज होती है सबका सम, प्लस और कौन सी हो सकती है? बॉन्ड एनर्जी होती है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जैसे कोई भी जो सब्सटेंस रहेंगे उनके एटम के बीच में जो बॉन्ड होगी उसकी भी एक एनर्जी होती है ना, तो बॉन्ड एनर्जी भी इसमें है। ठीक है, तो सभी तो ग्रेविटेशन एनर्जी इसमें नहीं है ना, ग्रेविटेशन करोगे, ठीक है। तो एक आध बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरनल एनर्जी, तो उसका आंसर वही था, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ठीक है, उसके अलावा बाकी लगभग जो भी एनर्जी है सब इसमें होती है, जो भी सिस्टम के अंदर अंदर में जो भी होगी वो सब इंक्लूड। ठीक है, इसलिए इसमें एटसेट्रा वर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, उसका आंसर वही था, ग्रेविटेशन। बाकी न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सब इसमें आ जाए, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन, है ना, रोटेशनल, क्या होते हैं, एटम अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं या मॉलिक्यूल एक्सिस पे रोटेट करते हैं, उसके कारण जैसे बॉन्ड होती है तो उसमें मतलब जो एटम्स होते हैं उनमें क्या होता है, वाइब्रेशंस, जैसे बॉन्ड्स में वाइब्रेशंस होते रहते हैं, वो एनर्जी। ठीक है, सब एनर्जी इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है ना, ये सब आप पढ़ोगे उधर फिजिक्स में, काइनेटिक एनर्जी के सब पार्ट्स। यहाँ हमें ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस सिर्फ एक ये कि ये सब एनर्जी उसमें इंक्लूडेड होती है, उसको बोलते हैं हम इंटरनल एनर्जी। लेकिन क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी क्या है किसी सिस्टम की, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये ज्यादा मतलब बेटर चीज है, इसलिए ये सब पूरे एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। फर्क किससे पड़ता है कि जो भी प्रोसेस करी है उसमें चेंज क्या हुआ है उसमें, है ना? मतलब हमारा जो मेन एम है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना, है ना कि इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो हाँ, तो ऐसा लिख लो कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, ना कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हैज नो रिलेवेंस, है ना, उसका कोई रिलेवेंस। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू और इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, internal energy of system at a particular time has no relevance, है ना, उसका कोई भी रिलेवेंस नहीं। ठीक है, हमको सिर्फ कौन से क्या से मतलब होता है ना, चेंज इन इंटरनल हैज नो रिलेवेंस, है ना, वी रिक्वायर, हाँ रिलेवेंस के बाद वी रिक्वायर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू इन अ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, है ना, वो बस हमको उससे काम होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक,
और इंटरनल एनर्जी मेनली क्या होता है, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो यदि हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगी, जीरो। ये लिख लो, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, हाँ इसी के आगे लिख लो या नीचे लाइन में लिख लो, क्योंकि जैसे हमको क्या क्वेश्चन में ऐसे देंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हमको फिर ये डेल्टा यू क्या ले लेना है, उसमें जीरो ले लेना। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू, है ना, और ये कैसा है, स्टेट फंक्शन। तो ये लाइन भी इसमें लिख लो, आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर आइसोथर्मल मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। क्योंकि देखो ये जो एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, ये सब किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इसलिए इनमें यदि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इनमें कोई चेंज ही नहीं होगा, इसलिए डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, स्टेट फंक्शन। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, है ना। फिर एक और सेंटेंस लिखो कि हाँ एक इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। तो जैसे मान लो कि आपको किसी भी तरीके से, है ना, कि मान लो आपने कोई भी एक सिस्टम है ना, उसको 300 केल्विन पे ला दिया, है ना, 1 atm प्रेशर, 300 केल्विन, इस पे हमने उसको ले आए उसको, ठीक है। तो अब वो हम किसी भी तरीके से लाए उसको, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बस उसी पे डिपेंड करेगी, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, इन पे डिपेंड, ठीक है। उस किस प्रोसेस से उसको लाए हैं उससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सब वैल्यूज है ये एक पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड करती है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू पे डिपेंड करती है ना, इनको इससे कोई मतलब नहीं कि इनको किस तरह से वहां पे लाया है, ठीक है। या जैसे कि मान लो हमने किसी चीज को क्या करा, हीट करा, मान लो 1 जूल एनर्जी दी, हीट करे, है ना, ठीक है, और फिर उसकी तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, या उसकी जगह हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसकी 1 जूल एनर्जी बढ़ा दी, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा दोनों केस में क्या होगा, इक्वल। किसी भी तरीके से करो, यदि हम सेम जगह पर पहुंचे, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे यदि पहुंच गए, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा क्या होगा, इक्वल, ठीक है, या उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इसलिए इंटरनल एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, स्टेट फंक्शन, इट इज ए स्टेट फंक्शन, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। तो स्टेट फंक्शंस का मतलब कि जैसे मैंने अभी वो ऐसे ग्राफ बनाया था, ऐसा यदि कोई पूछता है कि ए बी सी डी, इस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुई, तो क्या होगी, मान लो कि जैसे कि हमने ये बनाया, ये ए बी सी और डी, है ना, तो बोला ए बी सी डी ए, है ना, वापस यहीं आते, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखना, ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन दे तो उसमें डेल्टा यू क्या हो जाएगा, यदि ये पूरा पूछे ए बी सी डी ए वापस से, ठीक है, या बोले इन दिस प्रोसेस, है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। हर एक में अलग अलग है, यहाँ से अलग होगी, यहाँ से ये अलग होगी, ठीक है, लेकिन टोटल चेंज क्या हो जाएगा उसका, जीरो हो जाएगा। हाँ, तो फिर निकालना पड़ेगी, फिर कुछ ना कुछ जो डेटा देंगे उससे निकलेंगे, अभी हम करेंगे इनके फॉर्मूले, तो फिर उससे निकल आएंगे, ठीक है। तो फिर वो अलग अलग की काउंट करना पड़ेगी, इतने की इतने की इतने की, और फिर हमको निकालना। अब इसमें क्या होगा, कहीं पे साइन माइनस आएंगे, कहीं प्लस आएंगे, तो फाइनल जो ए की होगी, जो डी की आ जाएंगी, इनका चेंज लेना, उसका चेंज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम जब अलग अलग निकालेंगे तो सबका क्या कर देंगे, फिर सम कर देंगे, सबका सम कर देंगे तो कुछ माइनस आएंगे, कुछ प्लस आएंगे, और फिर हमारा आंसर वो होता है फॉर्मूले, है ना, हमको हर एक का निकालने के फॉर्मूले, है ना, तो निकले। लेकिन ए बी सी डी ये पूछ लिया तो हमेशा क्या होगी, जीरो चेंज, है ना। तब डेल्टा, देखो इंटरनल एनर्जी तो जीरो होती नहीं है ना,
लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जीरो जो एकदम परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, है ना, उनकी एब्सोल्यूट जीरो पर ही जीरो होती, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पे ना, उसमें क्या होता है, ये सब मोशन सोशन सब सीज हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी ना वाइब्रेशनल रोटेशनल कोई भी मोशन नहीं, तो सिर्फ उसी समय क्या होगी, वो इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, अदरवाइज इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी, है ना, कुछ ना कुछ तो रहेगी रहेगी, लेकिन चेंज जीरो हो सकता है उस प्रोसेस में। तो हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, लिख लो इसको भी भले, इन अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। कोई भी स्टेट फंक्शन में यही होगा, है ना, लेकिन वर्क डन नहीं होगा जीरो, है ना, हमने करा ना कि वर्क डन जीरो नहीं होगा, हीट जीरो नहीं होगी, हीट चेंज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो अब इसके जो फॉर्मूले हैं ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा लिख लो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ, तो एक जीरोथ लॉ भी है। एक्चुअली में क्या हुआ, फर्स्ट लॉ पहले आ गया, है ना, उसके बाद ये लॉ है, तो और ये लॉ ज्यादा इनिशियल लॉ था, बेसिक लॉ ये था, तो उसका नाम जीरो रख दिया, जीरोथ लॉ। ठीक है, ऐसे नाम पड़ा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही बेसिक सा लॉ है, ज्यादातर इसको पढ़ाना ही भूल जाते, बाद में पढ़ाते थे तो लेकिन अब मुझे ध्यान आ गया तो इसलिए फिर इसी समय कर लिया। तो जीरोथ लॉ देखो क्या बोलता है कि इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ना, यदि दो बॉडी, चल लिख लो ना पहले सेंटेंस, इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, ऐसा, इफ टू बॉडीज are in thermal equilibrium with third body, then that two are also in thermal equilibrium, then that two are also in thermal equilibrium. If two bodies are in thermal equilibrium with third, then that two are also in thermal equilibrium, है ना। जैसे अब ये दो बॉडी है, ये ए, ये बी, अब ये दिया ना, क्या, टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम तो पहले से दे दिया है। हाँ, विथ थर्ड, वो दोनों नहीं है आपस में, ये टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी, देन दैट टू आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि उनमें हीट क्या हो जाए, हीट का एक्सचेंज बराबरी होने लगे, बराबर से, है ना, उसको बोलते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि सभी का मतलब वो तो क्या हो जाएगा, अब हीट का एक्सचेंज कब होता है दो बॉडी के बीच में, जनरली हीट का एक्सचेंज कब होता है, जब उनमें टेम्परेचर क्या रहे अलग अलग, है ना, तो हीट एक्सचेंज होती है और फिर टेम्परेचर बराबर हो जाते हैं उसके, है ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम आने पे क्या हो जाएगा, उनके टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ठंड हुई, है ना, तो ठंड हुई तो क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है ना, वो क्या कर रही है, थोड़ी सी हीट उससे बाहर निकलने लग जाती है, क्योंकि बाहर ठंडा है, अंदर वो है, तो हमको फिर ठंड लगती है उससे। ठीक है ना, गर्मी होती है, तो गर्मी होती है तो फिर अलग प्रोसेस होती है, हीट अंदर जाती है तो फिर पसीना निकलता है, फिर उससे बॉडी थोड़ी सी ठंडी हो पाती है। ठीक, तो ऐसे, या जैसे मान लो किसी भी चीज को आप गर्म करो और उसको किसी और के साथ टच करके रख दो, है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, जो ठंडी है वो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, जो गर्म है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों में एक्सचेंज ऑफ हीट होने लग जाएगा, है ना। वो हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग चीज है, ये दोनों सेम नहीं है, हीट इज डिफरेंट, टेम्परेचर इज डिफरेंट। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी का फॉर्म है, वो डिग्री ऑफ, है ना, और टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने का एक तरीका है। ठीक है, तो टेम्परेचर और हीट आर टू डिफरेंट, है
है ना. टेम्परेचर इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. टेम्परेचर तो बस एक हॉटनेस या कोल्डनेस को नापने का एक तरीका बना रखा है ना. इतने डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री सेल्सियस कि हमको पता चल जाएगी ये किसी चीज के कंपेयर में, है ना, इसकी हीट ज्यादा है या कम है, बस वो मेजर करता है. लेकिन हीट इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. वो एनर्जी का फॉर्म, ठीक है. और वो फिर दूसरी एनर्जी में चेंज भी होता है, ठीक है. एक दूसरे एनर्जी चेंज होती है एक दूसरे में, ठीक है. हाँ, तो देखो अब ये इस लॉ का मतलब है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में ना, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है. ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम. तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम. लेकिन अब इसी लॉ पर बेस्ड बहुत सारी चीजें बनी हुई है ना. जैसे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज इस लॉ पर बेस्ड बनी है वो कौन सा है, हमारा थर्मामीटर. थर्मामीटर इसी प्रिंसिपल पे बना अपना बॉडी टेम्परेचर रहेगा उससे वो बॉडी का टेम्परेचर होता है. देखो जैसे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी हमारी बॉडी से टच नहीं है ना. हमारी बॉडी से क्या टच है, वो आगे का बल्ब बोलते हैं उसको, है ना, वो टच है. तो वो बल्ब हमारी बॉडी से टच है और मर्क्यूरी उस बल्ब से टच है. लेकिन हमने मान लिया कि हमारी बॉडी और वो मर्क्यूरी क्या आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम आ गए. इसीलिए जो मर्क्यूरी टेम्परेचर बता रही है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है. तो इसी प्रिंसिपल पे बेस क्या है, थर्मामीटर, ठीक है. तो लिख लो ये है ना, इंस्ट्रूमेंट या थर्मामीटर इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, है ना. लगता है हमको बहुत आसान सा है ना, आसान सी चीज है, लेकिन इसी पर बेस्ड ये सब, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनी है थर्मामीटर जैसी. या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम इनडायरेक्टली मेजर कर पाते हैं. एग्जाम्पल ही लिखो, एग्जाम्पल थर्मामीटर, है ना. हो रहा है ना थर्मामीटर में से. थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी है जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं, फिर भी हम उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी का बराबर मान ले रहे हैं. क्यों, क्योंकि वो किसी तीसरी बॉडी के थ्रू क्या है, दोनों चीजें कांटेक्ट, और इसलिए एकदम से नहीं मेजर करते ना. थोड़ा सा दो एक मिनट उसको रखा जाता है ना, फिर क्योंकि 2-1 मिनट लगते हैं उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में आने में, है ना. क्योंकि पहले तो वो हीट होगी, है ना, फिर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगी हमारी बॉडी के साथ, फिर वो और मर्क्यूरी आएगी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना. तब जाके क्या होगा, हमारा टेम्परेचर क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है. आए समझ में. तो ये से तो इस प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है ना, इसीलिए इसको फिर जीरोथ लॉ कर दिया, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ के बाद बताया था. अब लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो देखो जीरोथ लॉ का कोई मैथमेटिकली वो नहीं है ना, क्योंकि ये सिर्फ बस ये बताता है कि बॉडीज आपस में भले डायरेक्टली नहीं भी जुड़ी हुई हो, किसी के थ्रू जुड़ी हो, तो भी वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड है. क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास कहाँ पे है? वो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, मास इनटू, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज टोटल, जितनी जो भी टोटल एनर्जी है ना, वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी, ठीक है. सिर्फ क्या होगा, एनर्जी एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है. बाकी टोटल एनर्जी उतनी की उतनी रहेगी, है ना, कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय ना. एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन बाद में ये मतलब पूरा 100% ट्रू नहीं है, एनर्जी क्रिएट भी कर सकते हैं. मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ना, मास को भी हम एनर्जी में, जो एटम बम है इसमें क्या होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट. तो फिर बाद में क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस मास हो, है ना, कि वर्ल्ड का टोटल मास और एनर्जी हमेशा सेम रहे. ये मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना. और
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अलग था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन अब क्या हो गया है, ये दोनों मिलके एक हो गए कि एनर्जी एंड मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ना। यूनिवर्स में जितना एनर्जी और मास है वो हमेशा उतना ही रहे, बस चेंज हो सकता है एक दूसरे, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछे तो हमें सिर्फ एनर्जी का बता, ठीक है ना, क्योंकि एटम में वो यही होता है कि जो कुछ मास है वो काय में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट। हमने उधर पढ़ा था, उसके लिए क्या फॉर्मूला, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, है ना। उससे निकलता है एनर्जी और मास का, जो आइंस्टीन ने जो रिलेशन दिया है ना, एनर्जी कितने मास से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, उसमें हो रही है, सन में हो रही है। सन में भी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किससे हो रही है, मास कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एनर्जी में, और बहुत होता है ना। 1 AMU मास कन्वर्ट होता है तो लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होता है 1 AMU, एक AMU से ना। इसीलिए तो इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये सब, हाइड्रोजन बम, एटम बम, इसलिए इतने डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि इसमें मास कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट। हाँ, तो ऐसा लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेम एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कभी भी आपको पूछे कि इन विच प्रिंसिपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज बेस्ड, तो कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कन्वर्ट हो सकती है। देखो जैसे ये कोई मान लो कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसमें से ना तो एनर्जी और ना ही मैटर का ट्रांसफर हो सकता है, तो क्या जी, नहीं नहीं, हाँ मतलब ऐसा हमने इसको बनाया है ना, इस ढंग से बनाया है कि एनर्जी और उसका ट्रांसफर नहीं हो। लेकिन अब हमको तो पता है कि वैक्यूम में भी हो जाता है ना, रेडिएशन के थ्रू। लेकिन अब हम जिनको भी मानते हैं आइसोलेटेड है ना, वैसा सिस्टम है, ठीक है। तो हमारे लिए तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें किसी भी टाइप से अपने आप कुछ भी लॉस नहीं होगा एनर्जी का, है ना, ना ही मैटर, ठीक है। तो अब इस आइसोलेटेड सिस्टम की मान लो इंटरनल एनर्जी क्या है, U1 है, ठीक है ना। तो अभी अपने आप तो कुछ चेंज होगी नहीं। अब मान लो इसमें हमने क्या करा, Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी, क्या करी, हीट सप्लाई, ठीक। तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी इंटरनल एनर्जी, U1 प्लस Q हो जाएगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना। तो जितनी एनर्जी उसको दे दी वो एडअप हो जाएगी उसमें, ठीक है। अब इसमें मान लो हमने W अमाउंट ऑफ वर्क और करा, है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर करा, ऑन द सिस्टम होगा तो उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गई, ये U1 प्लस Q प्लस W हो गई, है ना, ठीक है। अब ये मान लो ये टोटल मिला के ये कितना है, U2 है। तो हमारा क्या हो गया, U2 इज इक्वल टू U1 प्लस U प्लस W, या U2 माइनस U1 इज इक्वल टू U प्लस W, या डेल्टा U इज इक्वल टू U प्लस W। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। चलो अब अपन पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, है ना, उसके बाद लिखना फिर, है ना। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, या लिख लिया तो कोई बात नहीं, बाकी उसके बाद तो एक तो स्टेटमेंट इसका वही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फिर और करके दूसरा लिखो, हाँ एनर्जी कैन नाइदर, वो भी इसी का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही है एक तरह से, ठीक है। लेकिन आप उसको थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट में कैसे उसको वो करेंगे, जैसे और करके फिर दूसरा सेंटेंस लिखो, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कौन सा परफेक्टली, जो मतलब एकदम आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम, या मान रहे हैं उसमें से कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता अपने आप, 100% पॉसिबल,
नहीं है तो क्या होगा, लिख तो सकते हैं, मान तो सकते हैं ना कैसा है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी, हाँ टोटल इंटरनल एनर्जी remains constant unless any external energy is supplied, unless any external energy remains constant. constant, unless any external energy is supplied or removed. जब तक उसमें से कुछ एक्सटर्नल एनर्जी हम सप्लाई नहीं करें या खुद से उसमें से निकाले नहीं, तब तक उसकी एनर्जी क्या रहेगी, वही की वही रहेगी। कुछ भी नहीं करा तो यूएन की यूएन ही रहेगी हमेशा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है ना, खुद से निकल नहीं सकती। तो ये भी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया ना। यदि नहीं होता तो क्या हो जाता है कि कम ज्यादा हो जाती है ना। यदि मान लो एनर्जी मास में कन्वर्ट होती या किसी और चीज में कन्वर्ट होती तो वो क्या हो जाती, कम ज्यादा हो जाती। लेकिन कंजर्व रहती है एनर्जी, है ना, अपने आप ना तो क्रिएट होती है ना अपने आप डिस्ट्रॉय होती है। यही बात होगी ना ये। यदि मान लो क्रिएट या डिस्ट्रॉय होती तो कांस्टेंट रहती नहीं, भले कैसा भी सिस्टम हो, है ना, कांस्टेंट नहीं रहती। लेकिन अभी कांस्टेंट रहेगी जब तक हम कुछ एक्सटर्नली नहीं करें उसमें, या तो उससे निकाल लें या उसमें सप्लाई करें, है ना। कोई सा भी एनर्जी, एनर्जी का मतलब ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी, कोई भी एनर्जी, वर्क डन भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी भी एनर्जी है, या उसमें कोई मैटर ही डाल दिया अंदर। तो देखो मैटर डालने से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैटर डालेंगे तो उसकी अपनी खुद की बॉन्ड एनर्जी होंगी, उनके अपने खुद के रोटेशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल होगी, काइनेटिक होगी, तो उसके कारण उनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम बोला, क्लोज्ड नहीं बोला, आइसोलेटेड बोला, है ना, कि मतलब जिसमें दोनों ही एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। 100% नहीं, लेकिन हम बना सकते हैं काफी। जैसे वो बनते हैं ना वैक्यूम फ्लास्क बनते हैं, है ना, तो वैसे बना के हम बहुत समय तक उसको वैसा रख सकते हैं। 100% नहीं बन सकते लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर अपने आप कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक हम नहीं करेंगे। लेकिन अब हमको पता है कि होता है चेंज, है ना, हम कैसा भी बना ले, है ना, 1 दिन 2 दिन गर्म रह जाएगा उसमें कोई चीज, है ना, या ठंडी रह जाएगी, उसके बाद तो फिर वो हो जाएगा। 24 घंटे में हम जैसे पानी रात को गर्म करके उसमें भर दे थर्मस फ्लास्क में, तो सुबह तक आते आते भी काफी गर्म रहता है ना, लेकिन अगले दिन सुबह तक लगभग वैसा हो जाएगा। तो क्योंकि क्या होगा, उसमें आइसोलेटेड है नहीं ना वो टोटली। यदि होता तो वो वैसे ही रहता, है ना। उसमें किसके फॉर्म में एनर्जी निकल जाती है, रेडिएशन के फॉर्म। हाँ, डिफरेंस तो आएगा क्योंकि वो रेडिएशन की एनर्जी को हम रोक ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं हमारे। रेडिएशन बस हम उसको धीमे कर सकते हैं ना, कैसे करके, वैक्यूम क्रिएट करके, फिर उसके बाद अंदर ऐसा मटेरियल लगा देते हैं कि जिससे अंदर ही रिफ्लेक्शन होता है उसका, बाहर निकले कम निकले, इसलिए पूरा सिल्वर ही जैसा रहता है अंदर, जिसमें क्योंकि वो सबसे ज्यादा हीट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उस टाइप का सिस्टम लगा देता है। बस उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यदि वो ऐसा है तो फिर ये लॉ बिल्कुल सही है ना, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, अब ये ऐसा ये बना लो, है ना, कि लेट, है ना, देयर इज एन आइसोलेटेड सिस्टम हैविंग इंटरनल एनर्जी U1, है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, U1। अब ऐसा लिखना है ना, Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, मतलब इसी में लिख लो, Q लिख के उसके साइड में लिख लो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। पहले पूरा मत लिखो, चलो बनाया और लिखना। हाँ, इसको बनाते बनाते उसमें लिख लो सब, जैसा मैंने लिखा ना ऐसे लिख दो। तो लगा और स्टेटमेंट, नहीं स्टेटमेंट वाली ऐसे डायरेक्ट, भले इसके ऊपर हेडिंग डालना तो ये डाल सकते हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट, ये हेडिंग भले डाल सकते हो। अब क्या हो गया, ये यहां तक लिखा डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, तो ये है फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब W यदि इरिवर्सिबल है तो क्या हो जाएगा ये, हाँ, W इरिवर्सिबल क्या होता है, तो
पूरा थोड़ा तो यार माइनस पी हाँ माइनस माइनस 2.303 नहीं वो रिवर्सिबल डेल्टा अच्छा इरिवर्सिबल हाँ माइनस पी डेल्टा इंटू डेल्टा भी है ना। अब हम लिखते नहीं उसको बार बार, एक्सटर्नल वो ही रहता है ना कितना प्रेशर उस पर अप्लाई। तो ये क्या हो गया माइनस पी डेल्टा। ठीक है कर लो इसको, डेल्टा यू इक्वल टू क्यूब माइनस पी डेल्टा। रिवर्सिबल होगा तो वो आ जाएगा -2.303 एनआरटी लॉग वीएफ अपॉन वीआई, या प्रेशर के टर्म्स में लेना हो तो पीआई अपॉन पीएफ। ठीक है क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे फिर। अब देखो ये जो Q है, अब Q क्या है, हीट है ना, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, ये चेंज इन हीट है सिस्टम के। देखो Q अमाउंट हमने सप्लाई करा तो सिस्टम में हीट का चेंज कितना होगा, Q के बराबर। तो भले वो डेल्टा Q लिखा नहीं है लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, चेंज इन हीट ही है। ठीक है तो ये बात ये बहुत समझने की बात है ना। ये जो Q है, Q एक्चुअली में क्या है, सिस्टम के लिए चेंज ही है ये Q, है ना। क्योंकि जितना सप्लाई करेंगे या मान लो निकाल लेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, उसमें हीट का चेंज आएगा। इसलिए सिस्टम के लिए Q ही चेंज ऑफ हीट है। ठीक है इसलिए भले लिख लो ब्रैकेट में Q के साइड ना, इट इज चेंज ऑफ हीट। क्योंकि अभी हम ऐसे एडियाबेटिक प्रोसेस करेंगे तो मैं उसमें Q इक्वल टू 0 लूंगा, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ये चेंज नहीं है, ये सिर्फ हीट है, तो फिर डेल्टा Q इक्वल टू 0 कैसे ले लिया। तो Q ही डेल्टा Q है हमारे। ठीक है और इनके साइन क्या आएंगे, यदि Q सप्लाइड टू द सिस्टम है तो क्या साइन आएगा, पॉजिटिव, और Q गिवन बाय द सिस्टम है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, क्यों चेंज इन हीट भी Q ही चेंज इन हीट है। ठीक है क्योंकि सिस्टम के लिए वही चेंज हुआ है जो हमने सप्लाई करा है या उससे निकाल दी। अभी हमने सप्लाई का ले लिया था इसलिए साइन सब पॉजिटिव ले रखे। ठीक है क्वेश्चन में आपको रिमूव आउट ऑफ द सिस्टम दे तो साइन क्या आ जाएगा, उसका नेगेटिव आएगा। ठीक है ऐसे वर्क डन था, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव। ठीक है तो Q इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा Q इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा। अब ऐसे लिख लो, सम केसेस इसी का पार्ट है सर। अब अलग अलग जो प्रोसेस होती है उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ कैसे चेंज हो जाए। जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे इन आइसोथर्मल प्रोसेस फर्स्ट लॉ बिकम, और ऐसे फिर 4 ऑप्शन दे देंगे या फिर खुद ही लिखने के लिए बोले। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अब आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा यू क्या होगा, 0 होगा। ऐसा लिख लो, इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू 0। अब डेल्टा यू 0 हो गया तो वो यदि उससे ले हम डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। लिख लो तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। हाँ इसी में तो देखो अब आपको मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इन अ प्रोसेस है ना, इन अ आइसोथर्मल प्रोसेस फाइंड रिवर्सिबल चेंज इन हीट इफ वर्क डन इज 700 किलो जूल बाय द सिस्टम। अब ऐसा क्वेश्चन तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इससे फाइंड, क्योंकि आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 हो जाएगा तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अब जो वर्क डन दे रखा बस उसके साइन के साथ यहाँ रख दो तो आंसर है। ठीक है अब रिवर्सिबल पूछा हुआ है तो अब मान लो अब Q रिवर्सिबल, तो Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ नहीं रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल में क्या हो जाएगा, -2.303 एनआरटी लॉग वीएफ अपॉन वीआई। एनआरटी लॉग हम नेक्स्ट क्लास में इनके क्वेश्चंस करें तो फिर ये एग्जैक्ट यूटिलिटी समझ में आएगी इसका क्या है। ठीक है तो ये क्या आ जाएगा, रिवर्सिबल का Q इक्वल टू P डेल्टा। बस तो ये दोनों लिख लो, लॉग वीएफ अपॉन वीआई। अब आपको क्या करेंगे, वो क्वेश्चन में वायर वॉल्यूम दे देंगे, टेम्परेचर दे देंगे
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दे देंगे, बस ये फाइंड करना है, ठीक है। और क्यू इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा, सीधे सीधे माइनस माइनस नहीं आ जाएगा, सिर्फ आ जाएगा पी डेल्टा। तो Q इक्वल्स माइनस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू था ना, हाँ माइनस भी तो था, माइनस माइनस अच्छा है, ठीक है ना, माइनस ही रखा है, हाँ। यूज वही करना है, मगर वो हमारे फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस था, इसलिए वो क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिकम दिस, ऐसा। ये डायरेक्ट भी पूछते हैं, देखो एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछते हैं, ये फॉर्मूला दे देंगे कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्यू रिवर्सिबल इज, और ऐसे फॉर्मूले आपको 4 दे देंगे, तो फिर हमको उसमें से पहचानना पड़ेगा। और अगर ये दोनों ऑप्शन तो नेक्स्ट तो नीचे लिखा है वो ये सबसे बेस्ट है, यदि ऐसा दें तो, वैसे ऐसा देंगे नहीं, वो दोनों यही वाला देंगे, प्लस एक माइनस देंगे, एक प्लस देंगे, और एक में कुछ और लिख देंगे, वी आई ऊपर लिख देंगे, वी एफ नीचे लिख देंगे, ऐसे करके कुछ देंगे, तो उसमें फिर हमको पहचानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये भी सही है, ये 2.303 NRT log PI अपॉन PF, प्रेशर के टर्म्स में ये हो जाता है, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ, दिस इज बॉयल्स, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, PI अपॉन PF। अब लिखो इन एडियाबेटिक प्रोसेस, अब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, एडियाबेटिक में क्या जीरो हो जाता है, हीट हीट, हीट एडियाबेटिक, तो ये सब आप डेल्टा बिल्कुल, Q इक्वल 0 था, हाँ डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 था, बस वो यहीं के लिए था, वो जो मैंने बताया था कि क्यू ही डेल्टा क्यू है हमारा, है ना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने लिखा तो है डेल्टा क्यू 0, लेकिन चेंज इन हीट यहाँ पे क्यू है ना, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। फिर अब इसके भी दो वो हो जाएंगे, डेल्टा यू रिवर्सिबल is equal to minus 2.303 NRT log VF upon VI, और irreversible is equal to minus 3 डेल्टा, है ना। इसलिए इसके देखो फॉर्मूले, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले है ना, थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन वो ऐसे खुद बनाए जा सकते हैं, याद रखने की भी उतनी जरूरत है, अपने आप बनाए जा सकते, मगर ये सब प्रोसेसेस हमको ध्यान होना चाहिए, एडियाबेटिक किसको बोलते हैं, आइसोथर्मल किसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये एडियाबेटिक के लिए। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम 0, हाँ आइसोकोरिक प्रोसेस, तो इसमें डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब डेल्टा वी 0 होगा तो क्या 0 हो जाएगा इन तीनों में से, में से ये Q irreversible, नहीं, डेल्टा यू क्यू और डब्ल्यू इनमें से क्या हो जाएगा, यू तीनों में क्या होगा, डब्ल्यू होगा ना, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी होता है ना, यदि डेल्टा वी 0 है तो डब्ल्यू 0 हो जाएगा। इसको ऊपर वाले से नहीं देखना हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है हमारा माइनस पी डेल्टा वी, या लॉग वी एफ अपॉन वी आई में भी वही बात हो जाएगी, ठीक है, जो लॉग 0 0 हो जाएगा, तो सॉरी लॉग 1 0 हो जाएगा, ये दोनों सेम रहेंगे तो लॉग 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू, और कई बार ऐसे ऐसे लिख देते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू और इसके सबस्क्रिप्ट में से वी लगा देते हैं, तो कभी भी ऐसे सबस्क्रिप्ट में ऐसा लगा हुआ है ना, इसका मतलब वो चीज क्या है, कांस्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स में एक लिखने का तरीका है
कि जिसको कांस्टेंट लिखना है तो ऐसे नीचे लिख दे, ठीक है। तो जैसे लिखा है QV, इसका मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट चेंज। QP लिखा हुआ, इसका मतलब चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, ऐसा। तो इसी से देखो हम इंटरनल एनर्जी चेंज को मेजर करें। नहीं तो मैंने बताया ना, इतनी एनर्जीज होती है उसके अंदर कि उसको मेजर करना पॉसिबल ही नहीं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम फिर कैसे मेजर करेंगे, तो ऐसे कर, यदि हम हीट का चेंज निकाल लें आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वही क्या हो जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जैसे अब इसमें नीचे ऐसा लिखो, ठीक, ये लिख लिया आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V इक्वल टू 0, सो W इज इक्वल टू 0। इट मींस डेल्टा U इज इक्वल टू Q या डेल्टा U इक्वल टू QV, है ना। V मतलब नीचे सबस्क्रिप्ट में कांस्टेंट वॉल्यूम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी is heat change at constant volume, है ना, इसी को बोलते हैं चेंज। हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट का चेंज होता है वही मेजरमेंट होता है किसका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इससे मेजर की जाती है। जब भी हमको इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर करना है किसी प्रोसेस में, तो उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा के उसमें जो भी हीट का चेंज हो रहा होगा वो मेजर कर ले। हीट का चेंज मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको बोलते हैं कैलोरीमीटर, उस कैलोरीमीटर के अंदर वो प्रोसेस कराई जाती है, तो उससे फिर हीट का चेंज मेजर हो जाता है। यदि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराइए तो हीट का चेंज किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल, ठीक है। ऐसे ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज प्रैक्टिकली और इसको मेजर करने का हमारे पास तरीका ही नहीं। बाकी थेरोटिकली हो सकता है कि हमको W दे दें, ये दे दें, तो ऐसे मेजर हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली वो ऐसे मेजर नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिकली इसी तरीके से उसको मेजर किया जाता है। आपको ठीक आया, समझ में आया। हाँ, अब नेक्स्ट लिखो, फॉर आइसोथर्मल, ये उसमें बहुत पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, व्हाट इज द, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल, फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के आगे अब लिखना, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस। अब बताओ फ्री एक्सपांशन का मीनिंग क्या हुआ। हाँ, मतलब फ्री एक्सपांशन मतलब एक तरह से कि जैसे कोई मान लो पिस्टन, एक गैस मान लो बंद, एक पिस्टन लगा हुआ है, उसको वैक्यूम में रख दिया, है ना। तो वैक्यूम में रख देंगे तो क्या हो जाएगा कि फिर उसका एक्सपांशन फ्रीली हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया है उस केस में, 0 हो गया। तो फ्री एक्सपांशन का मतलब P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखो इसमें। फ्री एक्सपांशन मींस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। तो P एक्सटर्नल 0 होगा तो क्या 0 हो जाएगा, ये वर्क डन। हाँ, वर्क डन 0। P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 मतलब W इज इक्वल टू होता है माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। तो W इज इक्वल टू, देखो ये इरिवर्सिबल ही होगा। फ्री एक्सपांशन मतलब, है ना, कि उसको रिवर्सिबल बोलो, इरिवर्सिबल, क्योंकि उसमें बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ इक्विलिब्रियम वाली बात ही नहीं है ना, इसलिए उसको हम कैसे भी ले, है ना। वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में, 0, ठीक है। अब वर्क डन 0 हो गया और आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे लिखो कि फ्री एक्सपांशन में क्या हो गया, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, सो W इक्वल टू 0। W का माइनस P एक्सटर्नल, तो वो P 0 हो गया ना, तो W भी 0 हो गया, अपने आप ही 0 हो गया, ठीक। फिर इन आइसोथर्मल डेल्टा U इक्वल टू 0, तो डेल्टा U भी 0 हो गया, तो Q भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो इसमें हर चीज क्या हो जाएगी, 0, इसीलिए ये कई बार पूछा हुआ,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस। तो क्या हो जाएगा उसमें, ऑल 3 आर 0 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। या मोर देन 1 में पूछे तो 3 दे देंगे तीनों में, तो ऑल 3, तो ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आए समझ में आया ना कैसे हुआ, ऐसे हुआ। हाँ, फिर अब ये लास्ट, बस ये लास्ट और एक केस लिख लो फॉर एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन ऑफ एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस। क्या 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 0 हो जाएगा एडियाबेटिक में, हीट 0 हो जाएगी, है ना। और फ्री एक्सपांशन है तो नहीं, यू तो बाहर की बात है, डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू 0 होगा तो यू 0 होगा, इसलिए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लो इसमें कि फॉर एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस Q is equal to 0, तो एंड W is equal to 0 क्योंकि P एक्सटर्नल 0 है, तो डेल्टा U is also, मतलब इसमें भी 0 हो जाएंगे, है ना, दोनों केस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये काफी पूछते हैं एमसीक्यू में, ये ज्यादा पूछते हैं बजाय दूसरे। ठीक है, और इससे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज क्या निकली कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज मेजर्ड बाय हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब भी आपको जैसे किसी क्वेश्चन में दे रखा हो कि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, मान लो दिया 30 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, चलो इसके आगे अब फिर नेक्स्ट में करते हैं।